जय हिंद साथियों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिजिक्स की रिवीजन का कंप्लीट पार्ट 4 करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइट यानी कि प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? हमारा प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स, ठीक है। कैसी तरंग है ये? अनुप्रस्थ। उसके बाद जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। और प्रकाश कैसी तरंग होती है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ना पड़े, जो निर्वात में यानी कि वैक्यूम के अंदर भी चल सके, वो होती है हमारे पास। क्लियर? तो प्रकाश भी कैसी तरंग है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। क्लियर? अच्छा, इसको मापते किसमें? जैसे कि तरंग धैर्य यानी कि एंगस्ट्रॉम में ये साइन होता है तरंग धैर्य का, ठीक है, वेवलेंथ होती है ये। अच्छा, तो प्रकाश की जो तरंग धैर्य होती है वो कहां से कहां तक होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकाश की जो तरंग धैर्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। कहां से कहां तक होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्लियर? आगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद प्रकाश जो होता है वो फोटोन के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है प्रकाश? फोटोन के रूप में। अब प्रकाश को दोहरी प्रकृति का कहा गया कि इसको, मतलब दो प्रकार का नेचर होता है इसका। कैसा? एक तो हमने अभी बोला कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में चलेगा? तरंग के रूप में। दूसरा, एक कण के रूप में भी चलता है। ये प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। क्लियर? आगे, तो जो प्रकाश का वेग होता है, वेलोसिटी होती है, उसकी गणना सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? रोमर ने की थी। प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? रोमर ने। किसने की थी? ये रोमर ने, ठीक है। उसके बाद आगे, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी दोस्तों? ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर यहां पर 3 × 10⁵ आ जाए तो ये रहेगा दोस्तों किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर 5 आ जाए तो किलोमीटर, अगर 8 आ जाए तो मीटर रहेगा। समझ आए इतनी सी बात? उसके बाद आगे चलिए, जो हमारे पास प्रकाश होता है, ठीक है, इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ठीक है, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 500 सेकंड। कितना रहेगा? 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 500 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये रहेगा 1.28 सेकंड। कितना रहेगा? 1.28 सेकंड। क्लियर? यानी कि 1 मिनट 28 सेकंड है ये। कितना रहेगा? 1 मिनट 28 सेकंड। क्लियर? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। अभी आपने पढ़ा था कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में अगर हम बात करें तो कांच में कितनी होती है दोस्तों? ये 2 × 10⁸ मीटर। यहां पे निर्वात में कितना था? 3। कांच में कितना है? 2, ठीक है। और अगर हम जल की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी में दोस्तों ये होती है हमारे पास 2.25, ठीक है। यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर 2.25, ठीक है। यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों? स्कैटरिंग। क्या होता है? स्कैटरिंग, ठीक है। क्या होगा? ये स्कैटरिंग होता है। क्लियर? देखिए, आपने सुना होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग यानी कि फैलना। अब प्रकाश का फैलना है ये, ठीक है। तो क्या चक्कर पड़ता है इसमें? अब कोई भी कलर जो फैलेगा वो ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा, जो कम फैलेगा वो ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा दूर तक
आपको लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि वो फैलता नहीं है। जब वो फैलेगा नहीं तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जो फैल जाएगा वो आपको फिर ज्यादा दूर दिखाई नहीं देगा, तो वो कौन सा होगा, बैंगनी, ठीक है। इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, आपने सुना होगा विबग्योर, ठीक है। इस प्रकार से रेड सबसे नीचे और वोलेट यानी कि बैंगनी सबसे ऊपर, तो इन दोनों की ज्यादा चर्चा की जाएगी, ठीक है, एक सबसे ऊपर वाला एक सबसे नीचे वाला। क्लियर। आगे प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है दोस्तों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आकाश का रंग नीला। आकाश का रंग नीला किस कारण होता है, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग नीला होता है। क्लियर। आगे चलिए, अब आता है प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आएगा दोस्तों, रिफ्लेक्शन। एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन, रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन। तो ये होगा कैसे, वो देखिए, जब प्रकाश, ये कोई प्लेन सतह जैसे यहां से टकराएगा और ऐसे निकल जाएगा। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, जितने एंगल से ये प्रकाश आएगा उसी एंगल से बाहर निकलेगा। यानी कि अगर इसको हम कहे आई, एंगल आई और ये एंगल आर, तो दोनों इक्वल होते हैं। ये क्या होंगे दोनों दोस्तों, इक्वल होंगे ये। क्लियर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आने वाला और जाने वाला दोनों एंगल बराबर होते हैं, किसमें, परावर्तन में। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन आता है कि यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर, यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में जो अपना प्रतिबिंब है वो 2v यानी कि दोगुनी चाल से अपनी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। क्लियर। अगर आप 10 की स्पीड से मिरर की तरफ जाओगे तो मिरर में आपकी इमेज होगी वो 20 की स्पीड से आती हुई आपको प्रतीत होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। मतलब अगर आपको 6 फीट देखना है उसमें, तो कम से कम जो दर्पण होता है दोस्तों वो 3 फीट का होना चाहिए, आधा होना चाहिए। स्पीड दोगुनी और अगर प्रतिबिंब देखना है तो आधी। ठीक है, यहां तक आया समझ में। उसके बाद प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या यानी कि आपने एक मिरर ये रखा, एक ये रखा, ठीक है, ये 2 मिरर है। अगर इनमें कोई भी वस्तु यहां पे रख दी तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो डिपेंड करता है कि ये जो रखे हैं दोनों मिरर इनके बीच में एंगल कितने हैं। जैसे यहां पर 90 डिग्री है तो आप यहां पे देखेंगे, आप प्रतिबिंब की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, 360 को डिवाइड कर दो थीटा के साथ, थीटा यानी कि एंगल। क्लियर। अगर आपका आंसर सम आ जाए यानी कि इवन नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसमें से एक कम करेंगे। अगर इवन नंबर ना आए तो फिर ठीक है। मान के चलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 40 डिग्री है, कितना है, 40 डिग्री का है, तो 360 बटे 40 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 9 आ जाएगा। तो आपके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। परंतु अगर आपके पास एंगल हम माने 90 डिग्री, कितना मान ले, 90 डिग्री, तो जब आप इसको 90 से काटोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4, यानी कि एक सम संख्या आई, इवन नंबर आया। और यहां पर क्या लिखा है कि सम संख्या है तो एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों हमारे पास, 3। तो फिर आपका राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। समझ में आया यहां तक। उसके बाद आगे चलिए, अब हमारे पास जो दर्पण आते हैं दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक तो उत्तल दर्पण, कौन कौन से, एक तो उत्तल दर्पण आएगा और दूसरा अवतल आएगा। ठीक है, यानी कि कन्वेक्स आएगा और कनकेव आएगा। क्लियर। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब उत्तल देखिए, उल्टा देखने के लिए, उल्टा कैसे, आप गाड़ी में बैठे हो तो उल्टा यानी कि पीछे देखना है आपको, तो साइड मिरर में देखोगे आप। तो कार में जो साइड मिरर होता है उसमें पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो यहां पे आपको यूज रखना है, याद रखना है।
जो हमारे पास ये अवतल दर्पण होता है, इसके काफी एग्जाम्पल है जो पूछे जाते हैं। एक तो जो दाढ़ी बनाने वाला शीशा होता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ये अवतल दर्पण। उसके बाद जो भी डॉक्टर होंगे, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर आंख का हो, कान का हो, ठीक है, वो सभी डॉक्टर कौन सा रखेंगे? अवतल दर्पण रखेंगे। उसके बाद गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, डॉक्टर वाला भी पूछा जाता है, वैसे तो ये सभी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो भी कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? अवतल दर्पण। कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। और सोलर कुकर में जो होता है वो भी आपका अवतल दर्पण होता है। यानी कि ये 4 के 4 एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, फायदेमंद है, एग्जाम में आने के बिल्कुल लायक है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या है दोस्तों? ये रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है समझेंगे इसको ध्यान से। यानी कि जैसे ये कोई सतह है आपकी, ठीक है, यहां से ऐसे आया प्रकाश तो एंगल आई बनाएगा। अब ये ऐसे आएगा थोड़ा सा और फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ये एंगल आर बनेगा, ठीक है। यानी कि जब इसमें से सतह में से क्रॉस करेगा तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो जो ये एंगल आई होता है, जैसे कि साइन आई, क्या होगा? साइन आई, जैसे यहां पे दिखा है आपको। उसके बाद जो ये वाला निकल के जाएगा ये साइन आर होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, आने वाला जो एंगल है और डिवाइड में जाने वाला जो एंगल है वो इज इक्वल टू होता है म्यू के, ठीक है। किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, यानी कि स्नेल का नियम। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन होता है दोस्तों। ये वाला जो स्नेल का नियम है ना, पूछा जाता है। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है। किसका नियम है? ये स्नेल का नियम होगा। क्लियर? उसके बाद आगे चलिए, इसमें क्या होता है? तरंग दैर्घ्य इसकी ज्यादा होती है। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, अपवर्तनांक कम होता है। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम रहेगा, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा उसकी तरंग दैर्घ्य कम रहेगी, ठीक है। जैसे कि लाल रंग, आप सभी जानते हो कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है तो उसका अपवर्तनांक क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर यहां तक? यानी कि उल्टा होता है, आप एक याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा उसमें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों जो ये काफी बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इनको। सबसे पहला, पानी में डूबी छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। दूसरा, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। तीसरा, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। क्लियर? ये तारों का टिमटिमाना बहुत बार पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो आता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। पानी में पड़े सिक्के का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होना, ठीक है। पानी में पड़े सिक्के का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होना, छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय यानी कि जब सूर्य सुबह निकलता है तो उससे पहले ही दिखना शुरू होता है और फिर अस्त के बाद यानी डूबने के बाद भी दिखता है। तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद, जल के अंदर पड़ी मछली, अगर पानी के अंदर कोई मछली है तो वो अपनी जगह से, ठीक है, थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी, यानी अपनी जगह पे नहीं दिखेगी, ठीक है, आपको भ्रम में डालेगी, दूसरे दिखाई देगी। वो किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये आप सभी ध्यान से रखेंगे इसको सुन के, ठीक है। उसके बाद, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। क्या आता है यहां पे? देखो, हीरे का चमकना, ठीक है, यह आएगा TIR से संबंधित। परंतु जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? रेगिस्तान में मरीचिका बनना, ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका किसके कारण बनती है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण बनेगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनेगी ये। और तीसरा एग्जाम्पल क्या इसका? कांच में आई
दरार का चमकना, ठीक है। मतलब जो चमकती है चीजें वो किसके कारण चमकती है, TIR के कारण चमकती है। हीरा चमकता है, अब रेगिस्तान में मरीचिका भी चमकती है, और कांच में आई दरार भी चमकती है। जो चमके वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमके। किसके कारण चमकेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकेगी। क्लियर। उसके बाद आता है प्रकाशित तंतु, ठीक है। क्या है दोस्तों, प्रकाशित तंतु। अब इसका प्रयोग कहां किया जाता है, प्रकाशित तंतु का, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, ठीक है, कम्युनिकेशन में प्रकाश सिग्नलों के, ठीक है, वहां पर। दूसरा, मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों का परीक्षण करना, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करना, उसमें भी क्या होता है, प्रकाशित तंतु का काम होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, शरीर के अंदर लेजर किरणें भेजने में, शरीर के अंदर लेजर किरणें भेजने में भी इसका प्रयोग होता है, प्रकाशित तंतु का प्रयोग होता है। क्लियर। आगे चलिए। अब आता है आपके पास प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अच्छा, ये होता किस कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको बोलते क्या, देखिए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो इसमें क्या चक्कर पड़ता है, इसमें एक प्रिज्म होता है हमारे पास, ठीक है, इसमें एक नॉर्मल व्हाइट लाइट आती है। क्या आती है दोस्तों, इसमें एक व्हाइट लाइट आएगी। क्या आएगी, इसमें एक व्हाइट लाइट आती है। क्लियर। तो इस व्हाइट लाइट में क्या होता है, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, एक जैसे कि हमारे पास एक प्रिज्म होता है, इसमें एक व्हाइट लाइट आती है। क्या आएगी दोस्तों, व्हाइट लाइट आएगी। जैसे ही प्रिज्म से निकलेगी 7 रंग के अंदर बंट जाएगी, ठीक है। और बढ़ती किसमें, विबग्योर, नीचे से शुरू करेंगे, विबग्योर, यानी नीचे आपका बैंगनी रंग आएगा और सबसे ऊपर आपका लाल रंग होता है। ये 7 रंग में विभाजित हो जाती है। एक सफेद प्रकाश की तरंग थी, वो 7 रंगों में टूट जाती है। इसको ही क्या बोलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपके पास, कहते हैं कि इंद्रधनुष में क्या क्या कंडीशनें बनती हैं प्रकाश की, ठीक है। तो उसमें परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। तीनों चीजें होती हैं इंद्रधनुष के अंदर, रेनबो के अंदर। आपका परावर्तन भी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा और अपवर्तन भी होता है। ये तीनों कंडीशन इंद्रधनुष के अंदर बनती है। क्लियर। अच्छा, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों हमारे पास इंद्रधनुष। तो कैसे कैसे बनेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष, ठीक है। जो इस प्रकार से बनेगी, जिसमें लाल रंग ऊपर होता है, जिसमें लाल रंग ऊपर हो वो प्राथमिक बनेगा, जिसमें लाल रंग नीचे हो वो द्वितीय बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। क्लियर। बाकी तो आप जानते हो इसको, विबग्योर को, लाल रंग ऊपर हुआ तो प्राथमिक, लाल रंग नीचे हुआ तो द्वितीयक। क्लियर। चलिए आगे। अब यहां से पूछ लिया जाता है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग आपके कौन से रहेंगे दोस्तों, RGB। कौन से रहेंगे, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। कौन से रहेंगे, रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला आपके प्राथमिक रंग रहेंगे। क्लियर है यहां तक। उसके बाद आगे चलिए, देखिए दोस्तों आपके प्राथमिक रंग क्या है, RGB, लाल हरा नीला। तो इसको आगे देखिए कैसे याद करेंगे। हमारे पास लाल हरा और नीला, ये क्या है, प्राइमरी कलर है। अब इनको जब आप मिलाओगे तो आपके अलग से रंग बनते हैं द्वितीयक श्रेणी के। कैसे बनेंगे, देखिए, जब लाल में हरा मिलाओगे तो आपका कैसा रंग बनेगा, पीला, ठीक है। लाल में हरा मिलाया तो पीला, लाल में नीला मिलाया तो मेजेंटा, ठीक है। लाल में नीला मिलाओगे तो मेजेंटा, और हरे में नीला मिलाओगे तो पिकॉक नीला। क्लियर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है पूरक रंग से, ठीक है। किससे आएगा, पूरक रंग। कि पूरक रंग कौन से होते हैं, ऐसे 2 रंग जो मिलकर सफेद रंग बना दें,
ठीक है। ऐसे दो रंग जो मिलकर सफेद रंग बना दें वो हमारे क्या होंगे दोस्तों, पूरक रंग होते हैं। जैसे कि हरा और मेजेंटा, ठीक है, हरा और मेजेंटा जब दोनों मिलेंगे तो सफेद बनेगा। इसी प्रकार यहां से क्रॉस में जाए, नीला और पीला, नीला और पीला ये भी आपके क्या बनाएंगे, सफेद बनाएंगे। ऐसी लाल और पिकॉक नीला, ठीक है, लाल और पिकॉक नीला आमने सामने वाले देखने आपको, तो ये भी क्या बनाएंगे, आपके सफेद रंग बनाएंगे। और जो सफेद रंग बनाए मिलके उनको क्या कहोगे आप, पूरक रंग कहोगे। क्लियर, आगे चलिए। अब तो यहां पे सेम वही चीज बताई गई है, ठीक है। तो ये आपके क्या बने, द्वितीयक रंग बने हैं, सेकेंडरी कलर, ठीक है, जो मिल गया है ना उनसे, वो आपके द्वितीय हैं, पीला, पिकॉक नीला और मेजेंटा। उसके बाद टीवी में प्राथमिक रंग होते हैं। जो टीवी होता है दोस्तों, हमारा टेलीविजन जो होता है, उसमें आरजीबी, कौन कौन से रंग होते हैं, आरजीबी यानी कि प्राथमिक रंग होते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको आज की क्लास में इतना ही करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आज की क्लास में इतना रहेगा, धन्यवाद।